हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और उसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो उसमें हमने एक कारक पढ़ा है, वो है अनुनाद प्रभाव। और अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा है जो कारक, वो है CX और बंध। जो CX बंध होता है, बंध के कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो कार्बन परमाणु होगा, उसके संकरण में अंतर मतलब भिन्नता, भिन्न होना। तो कार्बन और हेलोजन में जो कार्बन है, उस कार्बन परमाणु का संकरण कैसा होगा, वो संकरण और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को प्रभावित करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। आप इधर देखिए, एक तो मैं ये एलिफेटिक का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा चलो इसी में यूं कर देता हूं, एलिफेटिक का एग्जाम्पल ये वाला। और यहां एक मैं ले रहा हूं एरोमेटिक का एग्जाम्पल। एरोमेटिक में बेंजीन वलय बना देता हूं इस साइड में। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए सारे के सारे, और मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां X के रूप में हेलोजन लगा लेते हैं, कार्बन के साथ हेलोजन, यहां भी कार्बन के साथ ऊपर हेलोजन लगा है। और अब यहां बंधों की संख्या पूर्ण कर देते हैं। तो ये हेलो एरीन बन गया। एरोमेटिक यौगिक है, हेलोजन लगा है तो हेलो एरीन है। याद रखना, ये कार्बनिक यौगिक है और हेलोजन जुड़ा है तो ये एलिफेटिक हो गया। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। हम तो पढ़ रहे हैं इन एरोमेटिक यौगिकों में, और ये कार्बन और ये हेलोजन, तो ये कार्बन है, इस कार्बन की कोई संकृत अवस्था होगी, वो संकृत अवस्था इस यौगिक में आने वाला जो नाभिक स्नेही है, उस नाभिक स्नेही को कैसे प्रभावित करेगी, तो वो इस कार्बन का जो संकरण है, वो संकरण इसमें प्रभाव डालेगा। तो हम पढ़ते हैं। यहां देखिए, आप जानते हो इसमें आप कार्बन की संकृत अवस्था देखोगे तो एक सिग्मा बंध, यहां दो सिग्मा बंध और एक पाई है। पाई को तो हमें गिनना ही नहीं है, हमें तो केवल सिग्मा बंध है वो गिनने हैं। तो यहां इस साइड में भी सिग्मा बंध, यहां भी सिग्मा बंध, यहां एक सिग्मा एक पाई, तो सिग्मा कितने हुए, सिग्मा 3 हुए। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण आप देखोगे तो आपको सिग्मा बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या यहां 3 है, तो जानते हो ना, sp2 संकरण हो जाएगा। यहां हेलो एरीन में कार्बन और हेलोजन, यानी मैं यूं बोलूं, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 है। यहां देखिए एलिफेटिक में जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन की संकरित अवस्था, तो यहां सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये वाला भी सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो यहां संकरण कौन सा हो रहा है, sp3 हो रहा है। यहां sp3 संकरण हो रहा है। तो एलिफेटिक में जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन की संकरित अवस्था sp3 है। एरोमेटिक में जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन की संकरित अवस्था sp2 है। अब यहां मैं एक बात और बताता हूं आपको, फिर समझ आएगा। S लक्षण ज्ञात करने होते हैं हमें, यानी पहले हम कार्बन की संकरित अवस्था ज्ञात कर लेते हैं। संकरित अवस्था ज्ञात करने के बाद हम ये बताते हैं कि इस कार्बन का संकरण sp2 है, तो इसमें S लक्षण कितने हैं, इस कार्बन में S लक्षण कितने हैं, तो 100% पर निकल जाएगा ये। यहां ये S लक्षण आ जाएंगे आपके 66 पॉइंट लगभग 66%, ठीक है ना। S लक्षण इसमें 66.66% आ जाएंगे। और P लक्षण शेष बच गए, यानी 33 पॉइंट कुछ के आसपास शेष बच गए, 100% में से वो आ जाएंगे। इसी प्रकार sp3 में मैं आपसे पूछूं कि बताइए S लक्षण कितने परसेंट है, तो P 3 बार है, S तो एक ही बार है, ठीक है ना। तो यहां S लक्षण आप जानते हो 25% हो जाएंगे। S लक्षण कितने हो जाएंगे, 25%।
पी लक्षण 75% हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपसे पूछूं एसपी संकरण में एस लक्षण कितने परसेंट होते हैं, आप कहोगे 50-50%। कितने कितने? 50-50% है दोनों में, क्योंकि यहाँ दोनों की ऊपरी एक एक है, तो 100% में से निकलते हैं तो 50% हो गए यहाँ पर एस लक्षण। अब सुनिए, एस लक्षण मतलब प्रभावित किस प्रकार करेंगे, तो मैं यूं बोलूं पहले समझाने के लिए कि हमने ज्ञात कर लिया एलिफेटिक के कार्बन में तो संकरण है sp3, एरोमेटिक के कार्बन में संकरण है sp2, तो हम यहाँ sp2 और sp3 रख लेते हैं, बाकी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो sp3 और sp2, तो यहां देखिए, यहां इस कार्बन में sp2 संकरण है, तो इसमें s लक्षण, इस कार्बन में s लक्षण और 66.66% है। कितने? 66.66% इस कार्बन में s लक्षण है, जो कि संकरण के आधार पर ज्ञात होते हैं। और मुझे कोई पूछे इस कार्बन में s लक्षण, s कैरेक्टर कितने परसेंट है, तो मैं बोलूंगा कि यहां 25% है, यहां s लक्षण 25% है। अब सुनिए, जिस कार्बन में s लक्षण जितने ज्यादा होते हैं वह कार्बन उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणी होता है, यानी उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। जिस कार्बन में s लक्षण जितने ज्यादा होते हैं वह कार्बन उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणी होता है। मैं यूं बोलूंगा उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज्यादा होता है। और जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो वह कार्बन हैलोजन और कार्बन के मध्य का जो बंध है उस बंध के इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ अधिक मजबूत बना लेगा। जिस कार्बन में s लक्षण जितने ज्यादा होंगे वह कार्बन उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणी होगा। इलेक्ट्रॉन ऋणी होने का अर्थ है कि उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा वह कार्बन उस हैलोजन और कार्बन के मध्य के बंध पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक मजबूती से पकड़कर खींचेगा। अब ये कार्बन, इसमें 66.66% एस लक्षण है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो यह कार्बन अब हैलोजन और कार्बन के मध्य का ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, एक हैलोजन का एक कार्बन का, तो उन इलेक्ट्रॉनों को यह कार्बन और अधिक मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। और याद रखना, जब कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉनों पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है तो फिर उस बंध की बंध लंबाई घट जाती है। जब कार्बन और बंध के इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो उस बंध की बंध लंबाई कम हो जाती है। मैं बोलूंगा बंध छोटा हो जाता है। मैं क्या बोलूंगा कि यह बंध छोटा हो जाता है। और यहां एक बात तुम्हें मैं और बताऊं कि अगर मैं यहां Cl ले लेता, ऊपर क्लोरीन लगा लेता क्लोराइड आयन के रूप में, तो बंध लंबाई ज्ञात भी की गई है। अगर मैं केवल यहां पर Cl लिखता, कार्बन के साथ Cl लिखता, तब तो प्रामाणिक प्रयोग से यह लंबाई ज्ञात भी की गई है कि कार्बन है वो बंध के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ लेता है, तो कार्बन और Cl के मध्य की बंध लंबाई है वो घटकर, और याद रखना 169 पिकोमीटर हो जाती है। 169 पिकोमीटर हो जाती है। हेलो एरिन, मैं यूं बोलूंगा दूसरे शब्दों में कि जो एरिल क्लोराइड है उसमें कार्बन और हेलोजन के मध्य की बंध लंबाई जो ज्ञात की गई है वो बंध लंबाई 169 पिकोमीटर होती है। पिकोमीटर में ये माप। और इसी प्रकार अगर मैं यहां Cl लगा लूं तो वो बंध लंबाई भी ज्ञात की गई है, सिर्फ क्लोरीन लगाकर ज्ञात की गई है, अन्य किसी हेलोजन को यहां जोड़कर ज्ञात नहीं की गई है, तो एक्सपेरिमेंट से ज्ञात की गई है। तो यहां एलिफेटिक जो यौगिक है, यानी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिक है, उन यौगिकों में कार्बन और क्लोरीन के मध्य की यहां जो बंध लंबाई है वो ज्ञात की गई है, और वो होती है 177 पिकोमीटर, 177 पिकोमीटर होती है। तो अब यहां आप कहोगे कि यहां एलिफेटिक में यह बंध लंबाई अधिक है जबकि एरोमेटिक में यह बंध लंबाई कम है, तो इसका रीजन है एस लक्षण। इसका रीजन क्या है? संकरण के आधार पर एस लक्षण। मैं बता चुका हूं कि इसमें तो sp2 संकरण है, तो एस लक्षण 66.66% है, और यहां देखिए इसमें sp3 संकरण है तो यहां एस लक्षण 25% है,
तो यहां इस कार्बन के पास S लक्षण 25% है, तो मैं यूं बोलूंगा कि इस कार्बन के पास उस कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। अरे यहां इसके पास 25% S लक्षण है। जिसके पास S लक्षण कम होते हैं वह कम इलेक्ट्रॉन ऋणी होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो यह कार्बन और इस हैलोजन के मध्य के बंध पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर पकड़ इतनी ज्यादा मजबूती से नहीं बना पाता, अपनी तरफ नहीं खींच पाता, तो ये बंध लंबाई अपेक्षाकृत कुछ लंबी रहती है, बढ़ी हुई रहती है। अगर ये कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता तो बंध लंबाई कम हो जाती, लेकिन यहाँ एस लक्षण कम है तो इलेक्ट्रॉन ऋणता कम है, तो मैं यूं बोलूंगा कि इस कार्बन की और इस बंध के इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ कम है, मजबूती से पकड़ नहीं है। तो पकड़ कम होने के कारण यहां बंध लंबाई कुछ ज्यादा है, तो ये बंध लंबाई ज्यादा है, यहां बंध लंबाई कम है। यहां बंध लंबाई यानी आपके एरिल क्लोराइडो में, एरिल हैलाइडो में ये बंध लंबाई कम है। तो अब ध्यान देना, ये बॉन्ड छोटा हो गया। छोटा बॉन्ड लंबे बॉन्ड की तुलना में मजबूत होता है। जो बॉन्ड जितना छोटा होता है ना वह लंबे बॉन्ड की तुलना में मजबूत होता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ना, याद रखना, आसान नहीं है। ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटेगा। कौन सा बॉन्ड? कार्बन और इस Cl के मध्य का बंध है, इसकी लंबाई कम है तो बंध छोटा है। छोटा बंध लंबे बंध की तुलना में मजबूत होता है। यह बंध मजबूत है तो इस बंध को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो अब जब कोई नाभिक स्नेही इस पर आकर आक्रमण करेगा, इस पर आएगा, आक्रमण करेगा, तो यहां ये बंध लंबाई कम है, बंध छोटा है, तो वो नाभिक स्नेही इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। और तोड़ नहीं पाएगा तो यहां इस हैलोजन के स्थान पर और वो नाभिक स्नेही अटैच नहीं हो पाएगा। अटैच नहीं हो पाएगा तो इसकी नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता घट जाएगी। जबकि यहां क्या होगा, यहां कार्बन और हैलोजन के मध्य की बंध लंबाई कुछ अधिक है, तो इसकी तुलना में यहां वाला ये बंध नाभिक स्नेही के आने से, मैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात नहीं कर रहा हूं, नाभिक स्नेही की, यहां नाभिक स्नेही आएगा, बंध लंबाई अधिक है, तो फिर नाभिक स्नेही का जब इस पर आक्रमण होगा तो नाभिक स्नेही के माध्यम से ये बंध लंबा है तो मजबूत नहीं है, तो ये बंध कुछ आसानी से टूट जाएगा। तो इस एलिफैटिक में नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो जाएगा। तो याद रखना, एलिफैटिक जो हेलो एल्केन है, उन हेलो एल्केन में नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाती हैं, क्योंकि इनमें बंध लंबाई अधिक होती है कार्बन और हैलोजन के मध्य की, तो बंध आसानी से टूट जाता है, ठीक है ना, आसानी से टूट जाता है। तो यहां अब नाभिक स्नेही योग करके उत्पाद जल्दी बना लेगा, तो नाभिक स्नेही की प्रतिक्रियाशीलता अधिक होती है एलिफैटिक की। एरोमेटिक में बंध लंबाई कम है, बंध मजबूत है, आसानी से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो आने वाला नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करेगा तो भी इसको नहीं तोड़ पाएगा। तो अब यहाँ नाभिक स्नेही की प्रति और इस एरिल हैलाइड की, यहां तो मैंने क्लोरो आपके बेंजीन लिया है तो इसकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो यहां एक अच्छा प्रश्न बनता है कि एलिफैटिक हैलाइडो में तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है, जबकि एरोमेटिक हैलाइडो में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सुगमता पूर्वक संपन्न नहीं हो पाता है। क्यों? ये एक अच्छा प्रश्न बनता है, आपको यहां ध्यान रखना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट जो कारक है वो है फेनिल कैटाइन का स्थायित्व। फेनिल कैटाइन का, मैं अस्थायित्व बोलूंगा यहां पर, फेनिल कैटाइन का अस्थायित्व। जाहिर सी बात है, फेनिल बेंजीन वाले को बोलते हैं, कैटाइन धनावेश को बोलते हैं, धनावेश आ जाए, अस्थायित्व स्थायी नहीं होगा। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे ये बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय के ऊपर आप याद रखना, अगर आप यहां सबसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणु F को जोड़ देते हो, फ्लोरीन को जोड़ देते हो, क्योंकि आप जानते हो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है, तो इसको जोड़ देते हो तो अब फ्लोरीन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। हालांकि यहां अनुनाद है, लेकिन ये तो देखिए कि इसकी ऋणता सर्वाधिक आवर्त सारणी में, तो अनुनाद अप्रभावी हो जाता है यहां पर, और यहां जो इसका आपके -I प्रभाव है वो प्रभावी हो जाता है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जैसे हम इसको तोड़ेंगे
तो तोड़ते समय इसकी ऋणता अधिक होने के कारण, और ये क्या करेगा, ध्यान देना, ये F टूट करके कुछ यूं अलग हो जाएगा इस प्रकार से, और F माइनस बना लेगा, यहां वाला बॉन्ड टूट गया और ये वाला हिस्सा प्लस का बन जाएगा। तो यहां इस किनारे पर जहां कार्बन है उस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, F टूटकर अलग हो गया, इस पर ऋणावेश आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है F, तो ऋणावेश आएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धनावेश आ जाएगा। ये जो बन गया जिसमें बेंजीन वलय पर धनावेश लगा है, इसे ही बोलते हैं फेनिल कैटायन। फेनिल बेंजीन वलय को बोलते हैं, कैटायन धनावेश को बोलते हैं। अब एक बात आप जानते हो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब वो घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, तो ये धनावेश भी आगे बढ़ेगा। एक बार धनावेश यहां पर है, इस पोजीशन पर है, हो सकता है नेक्स्ट बार जो धनावेश है वो धनावेश और यहां से आपके इस पोजीशन पर आ जाए, फिर एक बार वो अल्टरनेट और इस पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट यूं घूमता रहेगा। तो फिर ध्यान देना, ये फेनिल जो कैटायन बना है उसमें स्थायित्व तो नहीं है ना, अस्थायित्व है। यानी अगर ये धनायन एक ही जगह रहता तब तो बोलता मैं स्थायित्व है, लेकिन बना हुआ फेनिल कैटिन जो कैटायन है उसमें ये धनावेश आपके पाई इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से घूमता रहता है, तो घूर्णन करता है, तो फिर ये स्थायी तो नहीं है, तो ये अस्थायी है। तो फेनिल जो कैटायन बनता है उसका अस्थायित्व होता है, और अस्थायित्व होने से अब यहां कोई नाभिक स्नेही आएगा तो धनायन ये हिस्से होते हैं, और आने वाला नाभिक स्नेही भी तो क्या होता है, याद रखना, वो भी धनायन से आकर के जुड़ता है, तो फिर इसके साथ वो जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, यानी कहने का अर्थ है जो नाभिक स्नेही जो आएगा उस पर आप जानते हो ऋणावेश होना चाहिए, वो यहां आएगा, इस धनावेश के साथ जुड़ेगा, लेकिन ये धनावेश तो एक जगह स्थायी नहीं है, ये तो घूर्णन कर रहा है, तो वो कहां अटैच होगा आकर के, वो अटैच नहीं हो पाएगा। इस वजह से और बना हुआ जो फेनिल कैटिन है, आपके फेनिल कैटायन है, वो अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण और इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं हो पाती है।